हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चले जीएसटी की ओर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीए का एक नया रिक्वायरमेंट आया है जो कि कंपनियों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अपना जो फाइनेंशियल प्रिपेयर करेंगे वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का उसमें एक नया डिस्क्लोज़र देना होगा। वो डिस्क्लोज़र का नाम है स्ट्रक ऑफ कंपनीज से रिलेशनशिप। सो मतलब कि ऐसी कंपनी जिसको एमसीए ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल से हटा दिया है या उनका नाम जो है वो रिमूव कर दिया है, अगर उस कंपनियों से किसी कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वह कंपनी को उस ट्रांजैक्शन की डिटेल, उस स्ट्रक ऑफ कंपनी की डिटेल जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी होगी। और ये फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट होगी जब हम फाइनेंशियल प्रिपेयर करेंगे अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट टाइम होगा, तो इसके अंतर्गत जो पर्टिकुलर्स जो हमको बताने पड़ेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। जो नेम होगा वो स्ट्रक ऑफ कंपनीज का मत उसका नाम हमको देना पड़ेगा। फिर देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमको बताना पड़ेगा। और जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप है विद द स्टॉक ऑफ कंपनीज के साथ में वो हमको बताना पड़ेगा। ये जो ट्रांजैक्शन है वो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी हो, रिसीवेबल हो, पेबल हो, शेयर होल्डर ऑफ द स्टॉक ऑफ कंपनी और अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी होगा वो स्टॉक ऑफ कंपनीज के सामने हमको बताना पड़ेगा। जैसे हम इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में समझे उससे पहले हमको ये समझना चाहिए कि स्ट्राइकिंग ऑफ अ कंपनी बाय आरओसी अंडर द एक्ट एज वेल एज कंपनीज एक्ट में कैसे होती है, उसके रिगार्डिंग हम सब कुछ पहले समझते हैं। अगर आरओसी को ये एक रीजनेबल कॉज टू बिलीव हो कि एक कंपनी जो है वो अपना बिजनेस और ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर रही है, तो आरओसी क्या करता है, सबसे पहले उसको एक नोटिस भेजता है और उससे इंक्वायरी करता है कि कंपनी क्या कोई बिजनेस और ऑपरेशन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उस नोटिस का 1 मंथ के अंदर रिप्लाई आ जाता है तब तो कोई एक्शन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर उस नोटिस का 1 मंथ के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो आरओसी फिर से एक जो है नोटिस भेजती है 14 दिन के अंदर। और जो है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, जो अपना पहला वाला 1 मंथ खत्म हुआ है उसके 14 दिन के अंदर एक और नोटिस भेजती है, यह मेंशन करते हुए कि उसको कोई भी आंसर नहीं मिला है। और अगर आंसर नहीं मिला जो सेकंड लेटर भेजा है उसके 1 महीने के अंदर, जो है नोटिस पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गेजेट में विद व्यू टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम जो है वो एमसीए के पोर्टल से हटाने के लिए। अगर इस सेकंड नोटिस का 1 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई मिल गया तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर इसका 1 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं मिला है तो ऑफिशियल गजट में एक नोटिस पब्लिश किया जाएगा, यह इस एक्सप्लेनेशन के साथ में कि स्टेटिंग दैट द एक्सपायरेशन ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस कॉज इज शोन टू बी कॉन्ट्ररी बी स्ट्रक ऑफ एंड द कंपनी विल बी डिसॉल्व। कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर जो डेट ऑफ नोटिस है उसमें अगर ये कोई कॉन्ट्ररी कोई दूसरी थिंग्स नहीं मिली है तो कंपनी का नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा और कंपनी को जो है डिसॉल्व कर दिया जाएगा। At the expiry of time mentioned in the notice referred to, the ROC, unless caused to the contrary previously shown by the company, strike is name of the register and shall publish notice thereof in the official gazette, after which the company shall stand dissolved। उसके बाद में कंपनी डिसॉल्व कर दी जाएगी। किन सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन ऐसी होती है जो कि आरओसी को रीजन टू बिलीव करने के लिए इंसिस्ट करता है कि वह कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दे। पहला है कि जो कंपनी आरओसी या एमसीए पे रजिस्टर हुई है उसने बिजनेस नहीं किया है अपना रजिस्टर होने के बाद भी 1 साल के अंदर, या कंपनी ऐसी है कि उसने नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ना ही कोई एप्लीकेशन दी है इसके रिगार्डिंग कि उसको डोरमेंट कंपनी का जो है स्टेटस दे दिया जाए। जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के वो ना तो सब्सक्रिप्शन पेड कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, और
to this effect has not been filed within 180 days or compression of 1 of 10. Companies not carrying or any business or operation as revealed after the physical verification carried out under subsection 9 और subsection 2. तो ये कुछ पॉइंट है जिनका आधार पर जो आरओसी है वो कंपनी का नाम जो है वो रिमूव कर सकती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से. सो नोटिस वगैरह की प्रक्रिया हमने ऊपर ही बता दी है. अब इसमें क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी. अभी अगर हम लोग इमेजिन करें कि जैसे कि अगर आपको आप मेरी स्क्रीन पर आपको डेटा दिख रहा होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 3,82,000 के अप्रोक्स कंपनी को स्ट्रक ऑफ किया जा चुका है और अप्रैल 20 से लेकर जून 2021 तक कुछ 16,527 ऐसी कंपनीज है जिसको स्ट्रक किया जा चुका है, जिसको रिमूव किया जा चुका है और 37,000 कंपनीज ऐसी है जो इन प्रोसेस में. सो अगर मैं इमेजिन करूं कुछ लिस्टेड कंपनियों के डेटा को जो कि एन नंबर ऑफ अपने वेंडर से जो है डील करती हैं, जिनमें 25-25, 30-30 हज़ार वेंडर्स होते हैं, तो उसमें उन वेंडर को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंपनी जो है स्ट्रक ऑफ हो गई है, उनमें से कौन से वेंडर है जो स्ट्रक ऑफ हो गए हैं. हालांकि इसमें कंपनी के बारे में है तो उन वेंडरों में से पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कंपनी है या क्या है. वो तो एट द टाइम ऑफ वेंडर क्रिएशन हर एक कंपनी करती है फिर भी, लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्टेड कंपनी है वो 20,000 वेंडरों से डीलिंग करती है, तो उसको क्या पता कि कौन से 20,000 वेंडर एमसीए पे स्ट्रक ऑफ हो चुके हैं क्या है. तो वो डेटा आइडेंटिफिकेशन करना इट इज इटसेल्फ एक बिग टास्क. मतलब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वेंडर जो है मेरा स्ट्रक ऑफ हो गया है, कहाँ पे ये डेटा मिलेगा. तो ये डेटा आइडेंटिफिकेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है. सो नीचे इस स्लाइड में हम लोगों ने यही बताया है कि क्या होगा. अब जैसे इसमें कुछ प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशन क्या आता है कि कुछ कंपनियां एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है. आपके पास में पहली वाली जो एंटिटी है उसी का नाम रहेगा, मर्ज वाली एंटिटी का नाम ही नहीं रहेगा. तो आप उसको ढूंढते बैठोगे एमसी में, वो आपको मिलेगी नहीं, तो आपको ये लगेगा कि स्ट्रक ऑफ तो नहीं हो गए, जबकि वो मर्ज हो गई है. उसके साथ में ट्रांजेक्शन की डिटेल देने का कोई रेलेवेंस नहीं है. तो इस प्रकार के चैलेंजेस आएंगे. तो इसमें क्या रिकमेंडेशन की जाती है कि सबसे पहले जो डेटर्स है, जो मतलब हमको recommendation for companies to comply with the requirement the company may opt following system procedure depending upon the nature of transaction it was a company the name of which is tracked. अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी अपने डेटर्स है, क्योंकि इसमें एज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस की डिटेल मांगी है, तो एज ऑन 31 मार्च 2022 तक जितने भी हमारे डेटर्स हैं उसको हमको डाउनलोड करना पड़ेगा लिस्ट को, और उसको एमसीए पोर्टल पे फाइंड आउट करना पड़ेगा स्ट्रक ऑफ कंपनीज की डिटेल में कि वो वहां पर आ तो नहीं रहे हैं. इसके लिए अभी हमको क्या लगना पड़ेगा, सिन नंबर का, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल होगा वो पीडीएफ में अवेलेबल होगा एमसीए पोर्टल पे, जिसको मैंने नीचे बताया कि कहाँ पे है, कहाँ से हम लोग उसको लिस्ट निकाल सकते हैं. और आपकी डेटर के डिटेल को 1 बाय 1 उधर जाके सर्च करना पड़ेगा. जो भी आपके डेटर्स लिमिटेड कंपनी, जो भी आपके डेटर्स कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, उनको सबको वहां पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि वो स्ट्रक ऑफ की लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. इसी प्रकार से आपको क्रेडिटर्स, इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी शेयर्ड हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनीज, और या उनका कोई भी बैलेंस वो है, वो सब आपको देखना पड़ेगा. आईसीआई की गाइडलाइंस इसमें क्या कहती है, आईसीआई ने गाइडलाइंस निकाली, उसमें उन्होंने बोला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी, मतलब हम लोग कहाँ से वो डेटा फाइंड आउट करें जहाँ पे कि स्टॉक ऑफ कंपनीज की डिटेल मिले. द नेम ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी सर्च ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम पब्लिक नोटिस STK7 during the reporting period of any previous balance with such companies are outstanding as on the last day of the reporting period. तो STK7 जो है आपको MCA की साइड पे मिल जाएगा. MCA की साइड पे आपको MCA सर्विसेज में जाके स्ट्रक ऑफ कंपनीज का डिटेल जो है वहां पर आपको मिल जाएगा. तो ये मैं आपको बता देता हूँ. जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे, आप ये डालोगे MCA स्ट्रक ऑफ कंपनीज डिटेल, आप ये डालोगे और यहाँ पे जो भी mca.gov.in की साइड उस पर क्लिक करना. उस पर क्लिक करने के बाद में देखो ये आपको बता देगा लिस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनीज आरओसी. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये आपको स्टेट वाइज, डेट वाइज जितनी भी स्टॉक ऑफ कंपनीज है उनका डेटा देगा, मतलब कोई कंसोलिडेट डिटेल आपके पास नहीं आएगी. जैसे यहाँ पे 31/3/2022
22 को इसने विजयवाड़ा में जो स्ट्रक ऑफ कंपनीज हुई है उसकी डिटेल दे दी। अभी ऐसी बहुत सारी, और ऐसा अगर हम देखें तो इतने सारे पेजेस है, तो इन सब में हमको फाइंड आउट करना, और एक पेज में नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो मैक्सिमम आप 20 डाल सकते हो। तो मतलब इतने सारे पेजेस में हमको जा जाके डालना है। तो इसके लिए हमको कोई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लगेगा जिससे कि कंसोलिडेटेड डिटेल स्टॉक ऑफ कंपनीज की एक ही जगह आ जाए, और हम उसको जो है अपने डेटर्स के डिटेल से सर्च कर सके। लेकिन इसमें भी ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये डिटेल आएगी एमसीए पोर्टल पर, उसमें आपको केवल उसमें आपको केवल जो है कंपनी का नाम और उसका सिन नंबर ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके पास भी कंपनी का नाम, क्योंकि हम जब लेजर मेंटेन करते हैं तो कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हमको सिन नंबर होना बहुत जरूरत है। तो इस तरीके से ये जो है उसकी डिटेल आएगी जो स्ट्रक ऑफ कंपनीज है, तो सिन नंबर के थ्रू ही होगा। तो हम लोग को ये एक बहुत टीडियस टास्क अपने आने वाले टाइम में हमको ये करना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखना होगा कि जो स्टॉक ऑफ कंपनीज है, अगर उसका फर्दर रिस्टोरेशन से रिलेटेड कुछ अगर केस चल रहे हैं तो वो हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स है, जिसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ही पता चलेगा। देन अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट रिक्वायर्ड होगा डिस्क्लोज करने के लिए, ना कि नेटिंग ऑफ। हम कभी बार क्या करते हैं, प्रोविजन कर देते हैं डाउटफुल डेट और इम्पेयरमेंट लॉसेस का, तो वो अलाउड नहीं होगा। जो गाइडेंस नोट है वो कहता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन विच माइट हैपन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इज सेटल्ड रिवर्स स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर सच दैट बैलेंसिंग आउटस्टैंडिंग is nil as at the end of the reporting period, even such transaction are required to be disclosed। तो मैंने बताया कि जैसे नेटिंग ऑफ नहीं करके आप ग्रॉस लेवल पे बताओगे। रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज, अगर आपका कंपनीज एक्ट एज पर सेक्शन 276 एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ बैलेंस शीट डेट पर उसके साथ में रिलेशन है तो वो भी आपको बताना होगा। फिर डिटेल नोट टू बी इंक्लूड कंपनीज हुज नेम वाज स्टॉक ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट द ऑर्डर हैड बीन पास्ड बाय any executing authority for it means NCLT name before approval of the financial year। मतलब कि उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है NCLT या वगैरह जो उसके सामने अप्रूवल जो है पास कर दिया गया है तो उसको लेने के जरिए। इसका कंक्लूजन यही है कि एमसीए हमसे उन कंपनियों की सर्च करने की का रिक्वायरमेंट कह रही है जो डेट हो चुकी है, और जो है हमको पता है कि डेड मैन जो है वो वॉक नहीं कर सकता है। सो देयर माइट बी केसेस वेयर द नेम आइडेंटिटी ऑफ द डेड मैन वुड हैव ऑलरेडी बीन extinguished or changed during its lifetime। We understand that the intent of the government is to read out all the stock of companies from the database of corporates। However, to effectively meet this purpose, MC may opt to come out with a digital database of all companies which have been struck off either under the act or the previous act, since it will facilitate companies to search data at one place। तो मैंने जैसे बताया है कि हम डेटा सर्च कहाँ करें कि जो स्टॉक ऑफ कंपनीज हुई है उनका डेटा कहाँ हो एक वन गो में, जिससे कि हम सर्च कर सके। अब इसमें केवल ओनली नाम दिया गया है और सीआईएन नंबर दिया गया है। मोस्टली कंपनियों के डेटाबेस जो वेंडर मास्टर मेंटेन होते हैं उनमें सीआईएन नंबर नहीं होता, नाम हर कोई कंपनी अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन करती है। तो डेटा को आइडेंटिफिकेशन करना एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसको हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं और कैसे इसका एक ऑटोमेशन सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।